हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं उद्यापन, एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग। साथियों, आज हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 308 जो कि आईपीसी की धारा 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389 यानी 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389 के समरूप है। यानी कि इस 308 में 7 सेक्शन इंक्लूड हैं किसके, एक्सटॉर्शन के। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एक्सटॉर्शन है क्या, एक्सटॉर्शन कहते किसे हैं। देखिए, एक्सटॉर्शन के बारे में हम आपको बताएंगे। एक्सटॉर्शन का मतलब क्या है? उद्यापन चोरी और लूट के बीच का कृत्य है। अर्थात यदि अभियुक्त संपत्तिधारी के कब्जे में से संपत्ति या वस्तु उसकी सहमति के बिना ले जाता है तो यह चोरी का अपराध होगा, और यदि वह संपत्तिधारी के सामने संपत्ति छीन कर ले जाता है तो वह लूट का अपराध होगा। परंतु यदि वह संपत्तिधारी व्यक्ति को चोट का भय दिखाकर उसको या अन्य किसी व्यक्ति को संपत्ति देने के लिए विवश करता है तो यह उद्यापन का अपराध कहलाएगा, एक्सटॉर्शन का अपराध कहलाएगा। उद्यापन के अपराध के लिए यह आवश्यक है कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति को भय अभियुक्त द्वारा ही उत्पन्न किया गया हो और भय के परिणाम स्वरूप उसे संपत्ति देने के लिए विवश किया गया हो। संपत्ति का परिधान हो जाने पर ही उद्यापन का अपराध पूर्ण होता है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में यह अपराध कंप्यूटर द्वारा धमकी भरे ईमेल भेजकर संपत्तिधारी व्यक्ति को अपहृत करने का भय दिखाकर प्रायः किए जाने लगा है। वेब जैकिंग भी उद्यापन के अपराध का ही नया स्वरूप है। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा खतरा बढ़ा है सोशल मीडिया से। सबसे ज़्यादा आपके पास एक कॉल आया व्हाट्सएप में, डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, लोग डिजिटल अरेस्ट कर लिए जा रहे हैं, उनसे संपत्ति ट्रांसफ़र करवा ली जाती है अपने खाते में या दूसरे के खाते में, भय दिखाकर अपराध में फंसाने का, जेल भेजने की धमकी दे करके, चैटिंग करते करते अश्लील वीडियो बना लिए जाते हैं, न्यूड फोटो खींच ली जाती हैं, फिर उसको वायरल करने की धमकी दे करके भी रुपए लिए जाते हैं। तो ये भी एक्सटॉर्शन ही कहलाता है। क्या कहलाता है? ये भी एक्सटॉर्शन ही कहलाता है। उद्यापन के अपराध के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। क्षतिग्रस्त व्यक्ति को स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने का भय उत्पन्न करना। दूसरा, इस प्रकार भय उत्पन्न किए गए व्यक्ति को संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति किसी व्यक्ति को देने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना। क्षति पहुंचाने का भय उत्पन्न करना मतलब क्या हुआ? उद्यापन के अपराध के लिए सर्वप्रथम अभियुक्त के विरुद्ध यह सिद्ध किया जाना आवश्यक है कि उसने क्षतिग्रस्त व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को जिसके खतरे में पड़ने से क्षतिग्रस्त व्यक्ति के मन में भय उत्पन्न हो, क्षति पहुंचाने का भय दिखाया था। अभियुक्त द्वारा दिखाया गया भय ऐसा होना चाहिए कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति भयभीत होकर अभियुक्त की इच्छा अनुसार संपत्ति का परिधान करने के लिए विवश हो जाए, संपत्ति देने के लिए विवश हो जाए। किसकी इच्छा अनुसार? जो सामने वाला ब्लैकमेल कर रहा है, जो सामने वाला इस प्रकार का कृत्य कर रहा है, आपको विवश कर रहा है, उसकी इच्छा के अनुसार। क्षति शारीरिक, मानसिक, प्रतिष्ठा या संपत्ति, इनमें से कुछ भी हो सकती है। क्या हो सकती है? जो उद्यापन के अंतर्गत जो क्षति है वो किस प्रकार का भय हो सकता है क्षति का? कि आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, प्रतिष्ठा यानी कि बदनाम करने की या संपत्ति, इनमें से कुछ भी हो सकती है क्षति। क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है। भय संपत्ति के सौंपे जाने से पूर्व दिखाया गया हो। क्या हो? भय संपत्ति के सौंपे जाने के पूर्व दिखाया गया होना चाहिए। उदाहरण, अभियुक्त ने एक पादरी को यह धमकी दी कि यदि वह उसे एक निश्चित धनराशि नहीं देगा तो वह उसकी और एक महिला के साथ गिरजाघर में किए अवैध संभोग की बात बिशप तथा आर्क बिशप को बता देगा तथा इसे अखबारों में छपवाएगा। अभियुक्त के इस कृत्य को उद्यापन का अपराध माना गया क्योंकि कोई भी साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति बदनामी के भय से इसका प्रतिरोध नहीं कर सकता है। आर बनाम मिराण का मामला है ये। दूसरा समझिए, अपनी वास्तविक या काल्पनिक अधिकार शक्ति का भय दिखाकर किसी व्यक्ति को यह धमकी देना कि यदि उसने अमुक राशि नहीं दी तो उसकी नौकरी चली जाएगी, उद्यापन का कृत्य माना गया। मीर अब्बास अली बनाम उमेद अली का वाद। नंबर तीसरा, उचित शुल्क चुकाए बिना गांव वालों को जंगल से सरकारी लकड़ी ले जाने से इनकार किया जाना या 5 रुपये शुल्क प्राप्त किए बिना विवाह संपन्न न कराना और विवाह की प्रविष्टि विवाह रजिस्टर में न करना आदि उद्यापन नहीं माने गए हैं। किसी व्यक्ति को उसके विरुद्ध आपराधिक आरोप लगाने की धमकी देकर उससे रुपए ऐंठना उद्यापन का अपराध होगा। यह तथ्यहीन है कि आरोप सही था या झूठा और वह व्यक्ति वास्तव में उसका दोषी था अथवा नहीं।
ये हो गया एक पॉइंट पहला। उद्यापन का पहला तत्व क्या हो गया? क्षति पहुंचाने का भय उत्पन्न करना। अब दूसरा क्या है? बेईमानी का आशय। अभियुक्त का आशय बेईमानी का अर्थात दोषपूर्ण लाभ अथवा दोषपूर्ण हानि कारित करने का होना चाहिए। यदि अभियुक्त की धमकी से भय में आकर व्यक्ति संपत्ति वास्तव में परिधान करे, केवल तभी उद्यापन का अपराध घटित हुआ माना जाएगा। इसके बिना अभियुक्त के कृत्य को उद्यापन का प्रयास भी नहीं कहा जा सकेगा। सौंपी हुई संपत्ति चल या अचल, मूल्यवान प्रतिभूति या अन्य कुछ भी हो सकती है जिसमें परिवर्तन किया जा सके। यह आवश्यक नहीं है कि संपत्ति का परिधान अभियुक्त को ही किया गया हो, वह अभियुक्त के निर्देशानुसार किसी अन्य को भी सौंपी जा सकती, जहां कोई क्षतिग्रस्त व्यक्ति भय में आकर किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं करता है और संपत्ति अभियुक्त या किसी या उसके व्यक्तियों द्वारा ले जाई जाने देता है, परंतु स्वयं को कोई संपत्ति प्रदत्त नहीं करता है, तो ऐसी दशा में अपराध उद्यापन न होकर लूट होगा। श्रीमती चंद्रकला बनाम रामकिशन के बाद पे नज़र डाल लेते हैं। श्रीमती चंद्रकला बनाम रामकिशन के बाद में स्कूल के प्रधानाचार्य ने अपने अधीनस्थ एक अध्यापिका को अपने घर बुलाया, जहां वह अकेला रहता था, और उसे धमकी दी कि वह उसके द्वारा दिए गए 3 कागजों पर अपने हस्ताक्षर करे, अन्यथा वह उसकी इज्जत लूट लेगा। उच्चतम न्यायालय ने इसे उद्यापन का अपराध निरूपित करते हुए अभियुक्त को दंडित किया। उद्यापन के अपराध में यह आवश्यक नहीं है कि संपत्ति उसी को परिदत्त की जाए जिसने धमकी या भय दिखाया हो। धमकी कुछ व्यक्तियों द्वारा दी जा सकती है, जबकि संपत्ति अन्य द्वारा ली जा सकती है, परंतु वे सभी उद्यापन के अपराध के दोषी होंगे। शंकर भागवत बनाम बम्बई राज के बाद में यह निश्चित किया गया। जब अभियुक्त ने एक युवक और युवती को, एक और उदाहरण समझिए, जब अभियुक्त ने, यह है रमेश चंद्र अरोरा बनाम राज AIR 1960, जहां अभियुक्त ने एक युवक और युवती को साथ खड़ा करके उनके कपड़े उतरवाकर नग्न फोटो लिए हों और उन्हें सार्वजनिक प्रकाशन का भय दिखाकर उनसे रकम ऐंठी हो, तो अभियुक्त को उद्यापन के अपराध के लिए दोषी मानकर दंडित किया जाएगा। अब्दुल बहाव अब्दुल मजीद शेख बनाम गुजरात राज्य के प्रकरण में भी उद्यापन के अपराध के शिकार हुए व्यक्ति का उस समय व्यापहरण कर लिया गया था जब वह अपनी कार से जा रहा था। अभियुक्त ने उसे छोड़ देने के लिए पीड़ित व्यक्ति के भाई से 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की। साक्षियों द्वारा व्यापहरण की घटना का विवरण, फिरौती की मांग तथा मांगी गई रकम का अभियुक्त को किया गया भुगतान आदि सब तथ्यपूर्ण साबित हो चुके थे। XY अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति भी अभियोजन के साक्ष्य से पूर्णतः मेल खाती थी। उक्त परिस्थितियों में दंड संहिता IPC की धारा 384, 365, 342 एवं 120B के अधीन की गई अभियुक्तों की दोष सिद्धि उचित मानते हुए उच्चतम न्यायालय ने इसमें हस्तक्षेप करना अनावश्यक समझा और अपील खारिज कर दी। एक और उदाहरण, A को B का ब्रीफकेस पड़ा हुआ मिला। A को B का ब्रीफकेस पड़ा हुआ मिला। A ने B को पत्र लिखा कि वह 500 रुपये देगा तभी उसको ब्रीफकेस लौटाएगा। यदि B 500 रुपये A को दे देता है तो A द्वारा उद्यापन का अपराध किया गया है, परंतु यदि B A को उक्त रकम नहीं देता है तो A उद्यापन के प्रयास के अपराध के लिए दोषी होगा और ब्रीफकेस न लौटाने पर वह आपराधिक दुर्व्यापन के अपराध का भी दोषी होगा। एक और उदाहरण, इसी प्रकार जहां एक पुलिस अधिकारी ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उससे 500 रुपये प्राप्त किए बिना उसकी जमानत मंजूर नहीं करने का भय दिखाया और उक्त रकम प्राप्त हो जाने के बाद ही उस व्यक्ति की जमानत मंजूर की हो, तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी उद्यापन के अपराध का दोषी होगा। AIR 1942 अवध 163। तो साथियों, ये कुछ उदाहरण है, कुछ और हम उदाहरण बताएंगे आपको। सम्राट बनाम चतुर भाई का वाद उल्लेखनीय। इस वाद में अभियुक्त ने कपड़े के एक व्यापारी को धमकी दी कि यदि वह विदेशी वस्त्र बेचना बंद नहीं करेगा तो उसे जुर्माना किया जाएगा। तो इसके बावजूद भी उसने विदेशी वस्त्र बेचना बंद नहीं किए, उसके ऊपर जुर्माना लगाया गया, तो उसको भी इस उद्यापन के अपराध के लिए दोषी माना गया। फजुल उर रहमान बनाम सम्राट के बाद में मुख्तार ने संपत्ति उद्यापन के आशय से दांडिक प्रकरण के अभियोजन साक्षी को धमकी दी कि वह न्यायालय के समक्ष उससे ऐसे बेतुके, अश्लील, लांछनास्पद तथा अपमानजनक प्रश्न पूछेगा जिससे उसे न्यायालय में लज्जित होना पड़े। देखिए क्या धमकी दी कि वह न्यायालय के समक्ष उससे ऐसे बेतुके, अश्लील, लांछनास्पद तथा अपमानजनक प्रश्न पूछेगा जिससे उसे न्यायालय में लज्जित होना पड़ेगा। न्यायालय ने विनिश्चित किया कि वह उद्यापन का दोषी था। क्या फिर से समझिए क्या कह रही है धारा कि मुख्तार ने इसमें स्पष्ट किया गया है, क्या स्पष्ट किया गया, मुख्तार ने संपत्ति उद्यापन के आशय से दांडिक प्रकरण के अभियोजन साक्षी को धमकी दी
अभय साक्षी को यहाँ धमकी दी है तो उसको दोषित किया गया है। चांद आहूजा बनाम गौतम के हड्डा के प्रकरण में पुलिस अधिकारी के विरुद्ध आरोप था कि उसने परिवादी से रकम यानी धन उद्यापन के लिए अभियुक्त को कहाया था। चूँकि पुलिस अधिकारी का यह कृत्य उसके कर्तव्य की परिधि के बाहर था, इसलिए उसे अधिसंचित किए जाने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अंतर्गत सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं मानी गई तथा उसके विरुद्ध अभियोजन कार्रवाई प्रारंभ किया जाना न्यायोचित माना गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ABCD बनाम भारत संघ के बाद में उच्चतम न्यायालय ने एक बार पुनः दोहराया कि प्रस्तुत वाद में दंड संहिता की धारा 228A के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए महिला पिटिशनर का नाम उजागर नहीं किया जा रहा है। इस वाद में एक IPS पुलिस अधिकारी की एक युवा महिला से मित्रता हो गई और वे बार बार मिलने लगे। जब युवती यानी वह महिला किसी विवाह में सम्मिलित होने दिनांक 28 जनवरी 2018 को दिल्ली आकर ललित होटल में रुकी, उस समय उक्त पुलिस अधिकारी उससे मिलने होटल आया और उसे विषैला चॉकलेट खिलाई, जिससे युवती असहज अनुभव करने लगी। इसी दौरान पुलिस अधिकारी IPS ने उसके साथ बलात्कार किया। जब पीड़िता ने यह घटना अपनी माता को बताई तो माता तथा युवती के परिवारजनों ने दिनांक 31 जनवरी 2018 को पुलिस अधिकारी से संपर्क कर उससे 15 लाख रुपए की मांग की और धमकी दी कि यदि उसने रकम नहीं दी तो उसके विरुद्ध धारा 376 के अधीन आपराधिक प्रकरण दायर किया जाएगा। धमकी में आकर प्रत्यार्थी ने पुलिस अधिकारी ने पीड़िता की माता को दिनांक 4 फरवरी 2018 को 5 लाख रुपए दिए तथा शेष 10 लाख रुपए 3 माह में देने का वादा किया। इसके साथ ही पुलिस अधिकारी ने IPC की धारा 384, 385 और 34 IPC के तहत FIR दायर की, जिसे दिनांक 19 जून 2018 को दिल्ली पुलिस को अन्वेषण हेतु सौंपा गया। अगस्त 2018 में केंद्रीय सरकार की विशेष अन्वेषण शाखा को हस्तांतरित कर दिया गया क्योंकि प्रकरण IPS पुलिस अधिकारी से जुड़ा हुआ था। तत्पश्चात इसके बाद देखिए पुलिस अधिकारी ने पहले रुपए दे दिए, फिर उसके बाद FIR करवा दी। क्योंकि सामने वाला उनसे रुपए ले रहा था। फिर उसके बाद होता क्या है कि इस महिला के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की जाती है कि उस पुलिस अधिकारी के विरुद्ध IPC की धारा 376, 328, 506, 509 के अधीन प्रकरण कायम करके आपराधिक कार्रवाई आदेशित की जाए। इस पर 3 न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ ने आदेशित किया कि पिटिशनर यानी उस महिला के विरुद्ध पहले से ही केंद्रीय विशेष न्यायालय द्वारा प्रकरण चल रहा है, न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, अतः क्यों ना उसके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 सब क्लॉज 1A और I के अंतर्गत कार्रवाई संस्थित की जाए। तो साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण था जिसमें ये इस प्रकार से कार्रवाई हुई थी और इस प्रकार से फंसाने का प्रयास किया गया था। तो ये हमने कुछ उदाहरण बताए साथ साथ में। अब हम आपको कुछ चीज़ें और बताएंगे। क्या बताएंगे? 1-2 उदाहरण और बताएंगे, फिर हम आपको इसमें पनिशमेंट बताएंगे कि इसमें पनिशमेंट का क्या प्रावधान है। तो एक उदाहरण और देख लेते हैं। एक उदाहरण क्या है? इसमें उदाहरण है कि A ने Z को किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति माध्यम से संदेश भेजकर धमकी दी कि तुम्हारा बच्चा हमारे कब्जे में है और उसे मार दिया जाएगा यदि तुम मुझे 1 लाख रुपए नहीं देते हो। तो A इस प्रकार Z को क्या कर रहा है? पैसे देने के लिए उत्प्रेरित कर रहा है। यहाँ A ने क्या किया? उद्यापन किया। उद्यापन का अपराध किसके खिलाफ होगा? A के खिलाफ। तो ये साथियों कुछ उदाहरण हुए, हमने कुछ जजमेंट भी बताए। अब हम पढ़ेंगे, ये क्या हो गया? हमने अभी पढ़ा BNS की धारा 308 का सब क्लॉज 1। अब हम पढ़ेंगे सब क्लॉज सेकेंड। सेकेंड क्या कह रहा है? जो कोई उद्यापन करेगा दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी 7 वर्ष तक का कारावास जो कोई उद्यापन करेगा। उद्यापन में हम आपको बता चुके हैं, वो आप परिभाषा डिटेल में पहले ही। तो इस प्रकार का कोई कृत्य करेगा, भय में डाल करके, क्षतिकारित करके और संपत्ति प्रदत्त करने के लिए विवश करेगा तो 7 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। थर्ड क्या कहता है? थर्ड सब क्लॉज, जो कोई उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को किसी क्षति के पहुंचाने के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी क्षति पहुंचाने का धमकी दी जाएगी, भय डाला जाएगा कि हम तुम्हें क्षति पहुंचा देंगे अगर रुपए नहीं दोगे। तो इस प्रकार कृत्य करने पर 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। फिर सब क्लॉज 4 क्या कह रहा है? सब क्लॉज 4 कह रहा है कि जो कोई उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं उसकी या
किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोरोपति के भय में डालेगा। मतलब अब यहाँ भय किस प्रकार का है, मृत्यु या घोरोपति यानी गंभीर इंजरी, गंभीर चोट पहुँचाने का भय में डालेगा या डालने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों ही भांति के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। फिफ्थ क्या कह रहा है, जो किसी व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपति के भय में डालकर उद्यापन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। 6 क्या कह रहा है, जो कोई उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं या उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह अभियोग लगाने का भय दिखाएगा, मतलब मामला चलाने का भय दिखलाएगा कि यह भय दिखलाने का प्रयत्न करेगा कि उसने ऐसा अपराध किया है या करने का प्रयत्न किया है जो मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है, तो वे दोनों में से किसी 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। दोनों में से किसी भांति की कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। 7वां क्या कह रहा है, जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध या अभियोग लगाने में भय डालने कि उसने कोई ऐसा अपराध किया है या प्रयत्न किया है जो मृत्यु या जीवन कारावास या ऐसे कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय है, तो इस प्रकार का अगर एक्सटॉर्शन कर रहा है तो उसको भी 10 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है इस धारा के अंतर्गत। तो साथियों, ये कुछ उदाहरण हुए जो हमने आपको बताए, और साथ ही साथ हमने पनिशमेंट भी बताया कि इसमें क्या पनिशमेंट है, कितना पनिशमेंट है, ये भी हमने स्पष्ट कर दिया। अब हम अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे 309 BNS की धारा 309 लूट और डकैती के विषय के बारे में बताएंगे। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर कोई क्यूरी है तो वो भी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। लास्ट में हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं, चोरी और उद्यापन में अंतर क्या होता है ये भी हम स्पष्ट कर देते हैं। यद्यपि चोरी और उद्यापन दोनों में बेईमानीपूर्ण आशय से संपत्ति प्राप्त करना इन अपराधों का सामान्य तथ्य है। दोनों में क्या समानता है, चोरी और उद्यापन में बेईमानी, फिर भी दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं, जिनमें निम्नलिखित अंतर है। पहला, चोरी के अपराध में अपराधी कब्जाधारी की संपत्ति के बिना सहमति से, देखिए चोरी के अपराध में अपराधी कब्जाधारी की सहमति के बिना संपत्ति ले लेता है, जबकि उद्यापन में अभियुक्त कब्जाधारी को स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को जिसमें वह हित रखता हो चोट पहुंचाने का भय दिखाकर उस व्यक्ति की सहमति प्राप्त करता है। पहली स्थिति में बिना सहमति के संपत्ति लेना, इसमें भय दिखा करके सहमति प्राप्त करना। दूसरा, चोरी का अपराध केवल चल संपत्ति के प्रति किया जा सकता है, परंतु उद्यापन द्वारा प्राप्त की गई संपत्ति चल अथवा अचल दोनों में से कोई भी हो सकती है। अचल संपत्ति चुराई नहीं जा सकती, परंतु यह उद्यापन की विषय वस्तु हो सकती है। तीसरा, चोरी में चोर संपत्तिधारी की सहमति के बिना उसकी संपत्ति का हरण कर लेता है, लेकिन उद्यापन में अभित्रस्त व्यक्ति को संपत्ति देने के लिए, परिदान करने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है, अतः संपत्ति दे देने का तत्व चोरी में विद्यमान नहीं रहता है, जैसा कि उद्यापन में होता है। नंबर चौथा लास्ट, चोरी में बल या भय का तत्व विद्यमान नहीं रहता है, जबकि उद्यापन में संपत्ति धारक की इच्छा को भय दिखाकर काबू में करके उसे बेईमानी से संपत्ति का परिदान करने के लिए विवश किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उद्यापन का अपराध संपत्ति के स्वामी की इच्छा को पराभूत करके किया जाता है, जबकि चोरी का अपराध इस आशय सहित किया जाता है कि संपत्ति को उसके स्वामी की सहमति के बिना हस्तगत कर लिया जाए। तो साथियों, ये हो गया अंतर। तो जिन साथियों ने, एक बार फिर आपसे हम कह रहे हैं कि जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।